अध्याय 23 यूल डांस। छुट्टियों में फोर्थ ईयर के विद्यार्थियों के सिर पर बहुत सारा होमवर्क लाद दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद टर्म खत्म होने के बाद हैरी पढ़ाई करने के मूड में नहीं था। उसने बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ क्रिसमस के पहले वाले सप्ताह का भरपूर आनंद लिया। गुरुद्वार के हॉल में छुट्टियों में भी उतनी ही भीड़ थी जितनी कि टर्म के दौरान रहती थी। यह थोड़ा छोटा भी लगने लगा था क्योंकि विद्यार्थी अब यहाँ हमेशा से ज्यादा उधम करने लगे थे। फ्रेड और जॉर्ज की कैनेरी क्रीम ने काफी धूम मचाई और छुट्टियों के शुरुआती कुछ दिनों में तो पूरे हॉल में विद्यार्थियों के पंख उगने लगे। बहरहाल जल्दी ही गुरुद्वार के सभी विद्यार्थियों ने यह सीख लिया कि किसी दूसरे की दी हुई चीज को खाने के बारे में सावधान रहना चाहिए। वे खाने पीने की हर चीज को शक की निगाह से देखते थे कि कहीं उनके बीच में कैनेरी क्रीम न छुपी हो। जॉर्ज ने हैरी को गोपनीय रूप से बताया कि वह और फ्रेड ऐसी ही एक और चीज का आविष्कार करने में जुटे हुए हैं। तत्काल हैरी ने यह फैसला किया कि वो भविष्य में फ्रेड और जॉर्ज से एक चिप्स तक नहीं लेगा। वो डडली और टनाटन टॉफी वाली घटना को अभी तक नहीं भूला था। मैदान और महल पर अब मोटी बर्फ गिरने लगी थी। हैग्रिड ने बर्फ से ढके जिंजर ब्रेड जैसे केबिन के पास खड़ी बॉबेटिन्स की नीली घोड़ा गाड़ी अब बर्फ से जमे हुए किसी बड़े कद्दू जैसी दिख रही थी। उधर डॉमस्टैंक के जहाज पर भी बर्फ जम चुकी थी और वो बिल्कुल सफेद हो चुका था। किचन में घरेलू जिन बड़ी मेहनत से तरह तरह के बेहतरीन गर्म सूप और जायकेदार पुडिंग बनाने में जुटे हुए थे। खाने में सिर्फ फ्लड एलेकोर कोई शिकायत करने लायक कोई बात नजर आई। हॉगवर्ट्स का खाना बहुत भारी है, उन्होंने फ्लर की शिकायत भरी आवाज सुनी जब वे एक शाम को बड़े हॉल से बाहर निकले। रॉन हैरी के पीछे छिपकर चल रहा था और इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि फ्लर उसे न देख पाए। यही हाल रहा तो मैं अपनी ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। ओह, कितने अफसोस की बात होगी, हरमाइनी ने ताना मारते हुए कहा जब फ्लर प्रवेश हॉल में बाहर चली गई। वो खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है ना? रॉन ने पूछा। हरमाइनी, तुम डांस में किसके साथ जा रही हो? वो उससे बार बार यही सवाल पूछता रहा। उसे लगता था कि अगर वह हरमाइनी से ऐसे समय सवाल पूछेगा जब उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी तो हो सकता है कि बेध्यानी में वह जवाब दे दे। लेकिन हरमाइनी ने बोहे तान कर कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे। तुम मजाक कर रहे हो वीजली, मेल्फॉय ने उनके पीछे से कहा। तुम यह तो नहीं कह रहे हो कि किसी ने इसे अपने साथ डांस करने का आमंत्रण दिया है? इस लंबे दांतों वाली बदजात के साथ भला कौन डांस करना चाहेगा? हैरी और रॉन दोनों ही तेजी से पलटे, लेकिन हरमाइनी ने मेल्फॉय के कंधे के पीछे इशारा किया और जोर से बोली, हेलो प्रोफेसर मूडी। मेल्फॉय का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से पलटा और चौंक कर मूडी को चारों तरफ खोजने लगा, लेकिन मूडी अब भी स्टाफ टेबल पर बैठकर सूप पी रहे थे। तुम छोटे नेवले हो, है ना मेल्फॉय? हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा और फिर वह, हैरी और रॉन जोर जोर से हंसते हुए संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हरमाइनी, रॉन ने उसकी तरफ कनखियों से देखा और अचानक हैरानी से बोला, तुम्हारे दांत, उन्हें क्या हुआ? हरमाइनी ने पूछा। वे पहले से अलग दिख रहे हैं, इस तरफ मेरा ध्यान अभी अभी गया है। जाहिर है वे अलग दिख रहे होंगे। क्या तुम यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं मेल्फॉय के दिए बड़े दांतों को संभाल कर रखूंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि मेल्फॉय के शाप देने से पहले तुम्हारे दांत जैसे थे, अब उससे काफी अलग हैं। वे सब अब सीधे हैं और उनका आकार भी सामान्य है। हरमाइनी अचानक बहुत ही शरारती अंदाज में मुस्कुराई। हैरी का ध्यान भी सोर गया। सचमुच अब हरमाइनी की मुस्कुराहट पहले से काफी अलग लग रही थी। हरमाइनी ने कहा, देखो, जब मैं मैडम पॉम्फ्री के पास अपने दांत छोटे करवाने गई तो उन्होंने मुझे एक आईना देकर कहा कि जब मेरे दांत पहले जितने ही आकार के हो जाए तो मैं उन्हें रोक दूं, लेकिन मैंने उन्हें रोकने में थोड़ी देर कर दी। वो एक बार फिर खुलकर मुस्कुराई। मम्मी डैडी इस बात से खुश नहीं होंगे। मैं उन्हें कब से मनाने की कोशिश कर रही थी कि वे मुझे अपने दांत जादू से छोटे करने दें, लेकिन वे उन्हें तार से बांधने को कहते थे। तुम तो जानते ही हो, वे दोनों दांतों के डॉक्टर हैं और उनके हिसाब से दांतों और जादू का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखो, पिग्विज़ियन लौट कर आ गया है। रॉन का छोटा उल्लू बर्फ से लदे जंगले के ऊपर तेजी से मंडरा रहा था। उसके पैर में एक चंपत्र बंधा था। उसके पास से गुजर रहे विद्यार्थी उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे और थर्ड ईयर की कुछ लड़कियां रुककर बोलने लगी, ओ, उस छोटे उल्लू को तो देखो, वह कितना प्यारा है। मूर्ख कहीं का, रॉन फुफकारा। उसने तेजी से सीढ़ियों पर चढ़कर पिग्विज़ियन को पकड़ लिया और उसे फटकारते हुए बोला, तुम सीधे चिट्ठी लेकर उसके पास आया करो जिसके नाम चिट्ठी आई हो। शान झाड़ते हुए इधर उधर मत भटका करो। पिग्विज़ियन ने खुशी भरी आवाज निकाली। उसका सिर रॉन की मुट्ठी के ऊपर से झांक रहा था। थर्ड ईयर की लड़कियां बहुत सदमे में नजर आ रही थी। यहाँ से दफा हो जाओ, रॉन ने लड़कियों से घुर्रा कर कहा और उस मुट्ठी को लहराया जिसमें पिग्विज़ियन था। पिग्विज़ियन हवा में उड़ने लगा और खुशी से चीखने लगा।
लो हैरी, यह लो, रॉन ने धीरे से कहा जब थर्ड ईयर की लड़कियां बहुत परेशान दिखती हुई बाहर जाने लगीं। उसने सीरियस की जवाबी चिट्ठी को पिग्विजियन के पैर से निकाला। हैरी ने चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और वे जल्दी से उसे पढ़ने के लिए गुरुद्वार हॉल की तरफ चल दिए। हॉल में बैठा हर विद्यार्थी इस समय छुट्टियों की मस्ती में इतना व्यस्त था कि किसी को यह देखने की फुर्सत ही नहीं थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी बाकी सबसे दूर जाकर एक अंधेरी खिड़की के पास बैठ गए। इस खिड़की पर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। हैरी ने धीरे से चिट्ठी पढ़कर उन दोनों को सुनाई। प्रिय हैरी, हॉन्टेल को पार करने पर बधाइयाँ। जिसने भी तुम्हारा नाम प्याले में डाला था वह इस समय ज्यादा खुश नहीं होगा। मैं कंजक्टिवाइटिस शाप का सुझाव देने वाला था, क्योंकि ड्रैगन की आंख उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होती है। क्रम ने यही किया था, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। परंतु तुम्हारा उपाय ज्यादा अच्छा था। मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन घमंड मत करना हैरी, अभी तुमने सिर्फ एक ही काम किया है। जिसने भी तुम्हारा नाम टूर्नामेंट में डाला है वह अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे अभी और मौके मिलेंगे। अपनी आंखें खुली रखना, खासकर जब वह व्यक्ति आसपास हो जिसके बारे में हमारी बात हुई थी, और खुद को मुश्किलों से बचाना। पूरी तरह सावधान रहना, चिट्ठी भेजते रहना। मैं अब भी हर असामान्य घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। सीरियस। वह तो बिल्कुल मूडी जैसी बातें कर रहा है, हैरी ने चिट्ठी को दुशाले में रखते हुए धीरे से कहा। पूर्ण सावधानी, जैसे मैं अपनी आंखें बंद करके चलता हूँ और दीवारों से टकराता फिरता हूँ। लेकिन उसने सही कहा हैरी, हरमाइनी ने कहा। अभी तुम्हें 2 काम और करने हैं। तुम्हें सचमुच उस अंडे के सुराग का पता लगाना चाहिए और उसका मतलब समझने की कोशिश में जुट जाना चाहिए। हरमाइनी, अभी उसके पास बहुत समय है, रॉन ने उसे झिड़कते हुए कहा। शतरंज खेलोगे हैरी? हाँ ठीक है, हैरी ने कहा। फिर वह हरमाइनी के चेहरे पर आए भाव को देखकर बोला, देखो, इतने शोरगुल के बीच में एकाग्रचित होकर मैं कैसे सोच सकता हूँ। इतने शोर में तो मुझे अंडे से आने वाली आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हाँ, यह बात तो है। हरमाइनी आ भरते हुए उनका शतरंज का मैच देखने के लिए बैठ गई, जिसमें रॉन ने हैरी को रोमांचक शह दी, जिसमें उसके 2 निडर प्यादों और हिंसक ऊंट ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। क्रिसमस के दिन हैरी अचानक जाग गया। वह इस बात पर हैरान था कि आखिर उसकी नींद अचानक क्यों खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा अंधेरे में 2 बड़ी बड़ी हरी आंखें उसे घूर रही थी। वे आंखें जिसकी भी थी, उसकी नाक हैरी की नाक से बस टकराने ही वाली थी। डॉबी, हैरी चीखा और घरेलू जिन से इतनी तेजी से दूर हटा कि वो अपने पलंग से गिरते गिरते बचा। ऐसा मत किया करो। डॉबी को अफसोस है सर, डॉबी चिंता भरी आवाज में बोला और अपने मुंह पर अपनी लंबी उंगलियां रखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़ा। डॉबी तो हैरी पॉटर को बस क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहता था सर। हैरी पॉटर ने कहा था कि डॉबी कभी कदार मिलने आ सकता है सर। ठीक है, हैरी ने कहा। उसके दिल की धड़कन अब सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज तेज चल रही थी। आगे से मुझे बस धीरे से हिला देना, ठीक है? मुझ पर इस तरह झुकना मत। हैरी ने अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दे खींचे और बिस्तर के पास वाली टेबल से अपना चश्मा उठाकर लगा लिया। उसकी चीख सुनकर रॉन, सीमस, डीन और नेविल भी जाग गए थे। वे सभी अपने पर्दे खोलकर झांकने लगे थे। उनकी आंखें नींद से बोझिल थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। किसी ने तुम पर हमला किया हैरी? सीमस ने नींद भरी आवाज में पूछा। नहीं, यह तो सिर्फ डॉबी है, हैरी बुदबुदाया। तुम लोग सो जाओ। नहीं, तोहफे खोलेंगे। सीमस ने अपने बिस्तर के पैताने पर रखे बड़े ढेर को देख लिया था। रॉन, डीन और नेविल ने भी यही फैसला किया कि चूंकि अब वे जाग ही गए हैं, इसलिए तोहफे खोलकर देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। हैरी डॉबी की तरफ मुड़ा, जो अब घबराया हुआ उसके पलंग के पास खड़ा था। वह अब भी इस बात को लेकर चिंतित था कि उसने हैरी को परेशान कर दिया। उसकी टीकोजी के ऊपर वाले फंदे में क्रिसमस का एक बड़ा भड़कीला सजावटी सामान बंधा था। उसने घबराते हुए पूछा, क्या डॉबी हैरी पॉटर को तोहफा दे सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हैरी ने कहा। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। यह सरासर झूठ था। उसने डॉबी के लिए कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन उसने जल्दी से अपना संदूक खोला और उनमें से 2 मोजे निकाले जो काफी बड़े और गुड़ी मुड़ी थे। सरसों जैसे पीले रंग के ये मोजे उसके सबसे पुराने और गंदे मोजे थे। इन मोजों को कभी वार्डन अंकल पहनते थे। उनके थोड़े ज्यादा बड़े होने का कारण यह था कि हैरी उनमें 1 साल से ज्यादा समय से अपना मुखबिर यंत्र छिपा रहा था। उसने अपने मुखबिर यंत्र को बाहर निकाला और डॉबी को मोजे देते हुए कहा, माफ करना, मैं उन्हें गिफ्ट पैक करवाना भूल गया। लेकिन डॉबी बेहद खुश था। मोजे डॉबी के सबसे पसंदीदा कपड़े हैं सर। डॉबी के पास अब 7 जोड़ी हो गए हैं सर।
उसने आंखें चौड़ी करते हुए कहा और अपने पुराने मोजे उतारकर वार्नर अंकल के मोजे पहन लिए। उसने दोनों मोजों को पूरी ऊंचाई तक खींचा जिससे वे उसके हाफ पैंट तक पहुंच गए। फिर उसने आंखें फाड़कर हैरानी से कहा, लेकिन सर, दुकान वाले से शायद कोई गलती हो गई है हैरी पॉटर। उसने आपको एक जैसे दो मोजे दे दिए हैं। ओ हैरी, तुम्हें यह बात क्यों नहीं दिखी? रॉन अपने पलंग से मुस्कुराते हुए बोला। उसके बिस्तर पर अब तोहफे लपेटने के कवर का ढेर लगा था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं डॉबी, मुझसे दो मोजे ले लो। अब तुम इन्हें और हैरी के लिए मोजों को बदल बदल कर सही तरीके से पहन सकते हो। और यह रहा तुम्हारा स्वेटर। उसने अभी अभी जो तोहफे खोले थे उनमें मिसेस वीजली के भेजे बैगनी मोजे और हाथ से बुना हुआ स्वेटर निकला। उसने दोनों चीजें डॉबी की तरफ उछाल दी। डॉबी बहुत खुश नजर आने लगा। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए और उसने रॉन के सामने बहुत नीचे सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वह कांपती हुई आवाज में बोला, सर बहुत दयालु हैं। डॉबी जानता था कि सर बहुत बड़े जादूगर होंगे क्योंकि वे हैरी पॉटर के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन डॉबी यह नहीं जानता था कि वे बहुत उदार, दयालु और परोपकारी भी हैं। ये तो बस मोजे हैं, रॉन ने कहा, जिसके कान थोड़े गुलाबी हो गए थे। हालांकि उसे बात सुनकर खुशी हुई थी। वाह हैरी, उसने अभी अभी हैरी का दिया तोहफा खोला था जो चडली कैनन हैट था। बहुत बढ़िया। उसने हैट अपने सिर पर लगाया। हैट का रंग उसके बालों के रंग से मेल खाने लगा। डॉबी ने हैरी को एक छोटा पैकेट दिया, उसमें भी मोजे थे। डॉबी ने उन्हें खुद बनाया है सर, घरेलू जिन ने खुशी से कहा। डॉबी ने अपनी तनख्वाह के पैसों से ऊन खरीदा था सर। बायां मोजा चमकीले लाल रंग का था और उस पर झाड़ुओं की डिजाइन बनी हुई थी। दायां मोजा हरा था और उस पर सुनहरी गेंदों की डिजाइन थी। यह तो यह तो सचमुच अच्छे हैं। धन्यवाद डॉबी, हैरी ने कहा और उन मोजों को पहन लिया। यह देखकर डॉबी की आंखों में एक बार फिर खुशी के आंसू बहने लगे। डॉबी को अब जाना होगा सर, हम लोगों को अभी किचन में क्रिसमस का खाना बनाना है, डॉबी ने कहा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते वो रॉन और बाकी सबको गुड बाय कहता हुआ गया। हैरी के बाकी तोहफे डॉबी के अजीब मोजों से ज्यादा संतोषजनक थे। सिर्फ डसली दंपत्ति का दिया तोहफा ही इसका अपवाद था। उन्होंने उसे एक टिश्यू पेपर भेजा था। यह अब तक का सबसे छोटा तोहफा था। हैरी को लगा कि वे भी टनाटन टॉफी को नहीं भूले होंगे। हरमाइनी ने हैरी को एक पुस्तक दी थी जिसका शीर्षक था ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीमें। रॉन ने उसे गोबर बमों का एक बड़ा पैकेट दिया था। सीरियस ने उसे एक पेन नाइफ दिया था जिसमें लगे यंत्रों से कोई भी ताला या गठान खुल सकती थी। हैग्रिड ने उसे बहुत सारी चॉकलेटों से भरा एक डब्बा भेजा था जिसमें हैरी की सभी पसंदीदा टॉफियां थी। बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियां, चॉकलेट मेडक, ड्रूबल्स की बेस्ट बोइंग गम और फेजिंग विजबीज। जाहिर है मिसेस वीजली ने हमेशा की तरह उसे तोहफे में एक नया स्वेटर भी भेजा था। यह हरा था और इस पर ड्रैगन की तस्वीर बनी थी। हैरी को लगा कि चार्ली ने उन्हें हर्नटेल के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। मिसेस वीजली ने अपने तोहफे में घर पर बनाई हुई बहुत सी मिन्स पाई भी भेजी थी। हैरी और रॉन जाकर हरमाइनी से हॉल में मिले और वे एक साथ नाश्ता करने गए। उन्होंने सुबह का ज्यादातर समय गुरुद्वार के हॉल में बिताया जहां सभी लोग अपने तोहफे को देख देख कर खुश हो रहे थे। फिर उन्होंने बड़े हॉल में जाकर शानदार लंच किया जिनमें कम से कम 100 टर्की और क्रिसमस पुडिंग होगी। वहां पर जादूगरी पटाखों का बहुत बड़ा ढेर भी था। वे दोपहर को बाहर मैदान में घूमने गए। बर्फ में सिर्फ डर्मस्टैंग और बर्बेटेंस के विद्यार्थियों के पैरों के निशान दिख रहे थे। ये निशान तब बने थे जब वे खाना खाने के बाद महल से अपने अपने रास्ते गए थे। हैरी और वीजली बंदूक बर्फ की गेंद से मारामारी करते रहे। हरमाइनी उन्हें देखती रही लेकिन वह इस खेल में शामिल नहीं हुई। शाम को 5 बजे उसने कहा कि अब वह ऊपर जा रही है क्योंकि उसे डांस पार्टी के लिए तैयार होना है। क्या तुम्हें तैयार होने के लिए 3 घंटे चाहिए? रॉन ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। उसका ध्यान खेल पर से हट गया और उसे उसकी सजा तत्काल मिल गई। जॉर्ज का फेंका बर्फ का एक बड़ा गोला आकर उसके सिर से कसकर टकराया। उसने हरमाइनी के जाते जाते पीछे से पूछा, तुम जा किसके साथ रही हो? लेकिन हरमाइनी ने सिर्फ हाथ हिला दिया और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर महल में चली गई। आज शाम का चाय नाश्ता नहीं मिला क्योंकि डांस पार्टी में दावत भी शामिल थी। 7 बजे इतना अंधेरा हो गया कि सही तरीके से निशाना लगाना मुश्किल हो गया। यह देखकर हैरी और वीजली बंधु ने अपने बर्फ के गोलों का खेल खत्म कर दिया और हॉल में लौट आए। मोटी औरत अपनी फ्रेम में नीचे की मंजिल की सहेली वॉयलेट के साथ बैठी हुई थी। वे दोनों बहुत मदहोश लग रही थीं। उसकी तस्वीर के नीचे वाले हिस्से में चॉकलेट वाइन के खाली पैकेटों का काफी बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने परी रोशनी पासवर्ड बोला तो वह मुस्कुरा कर बोली, परी रोशनी पासवर्ड यही है। फिर वह उन्हें रास्ता देने के लिए आगे झुक गई।
हैरी, रॉन, सीमस, डीन और नेविल ने अपने कमरे में जाकर अपने ड्रेस दुशाले पहने। वे सभी अपने हुलियों को देखकर शंका में थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित रॉन था, जिसने कोने में लगे लंबे आईने में खुद को दहशत भरे भाव से देखा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसके ड्रेस दुशाले लड़कियों के ड्रेस दुशाले जैसे लग रहे थे। अपनी ड्रेस को लड़कों जैसी बनाने के लिए उसने गले के घेरे और कलाई की डोरियों पर विभक्तिकारक सम्मोहन का प्रयोग किया। सम्मोहन ठीक ठाक हुआ। उसके दुशाले की डोरियां गायब हो गईं। हालांकि ये काम बहुत सफाई से नहीं हुआ था, और जब वे नीचे की मंजिल की तरफ जा रहे थे तब भी उसके ड्रेस दुशाले के किनारे थोड़े उधड़े हुए दिख रहे थे। डीन ने बुदबुदा कर कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम दोनों ने 4th ईयर की सबसे सुंदर दिखने वाली लड़कियों को डांस पार्टनर कैसे बना लिया। शारीरिक आकर्षण, रॉन ने उदासी से बोलते हुए अपनी ड्रेस की कलाई पर बची इक्का दुक्का डोरियों को खींचा। हॉल का माहौल काफी अलग लग रहा था। आमतौर पर यहाँ काले दुशाले की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब हॉल अलग अलग रंगों के कपड़े पहने लोगों से भरा हुआ था। पार्वती सीढ़ियों के नीचे हैरी का इंतजार कर रही थी। वह सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बहुत गुलाबी दुशाले पहन रखे थे। उसके लंबे काले बालों की चोटी में सुनहरी वेणी थी और उसकी कलाइयों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वह खीखी नहीं कर रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हैरी ने अजीब ढंग से कहा। शुक्रिया, पार्वती ने जवाब दिया। फिर उसने रॉन से कहा, पद्मा तुम्हें वहां प्रवेश हॉल में मिलेगी। ठीक है, रॉन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। हरमाइनी कहाँ है? पार्वती ने अपने कंधे उचकाए। नीचे चले हैरी। ठीक है, हैरी ने कहा। हालांकि उसका मन कर रहा था कि वह हॉल में ही रहे। जब वे लोग तस्वीर के छेद से निकल रहे थे तब फ्रेड अंदर आया और उसने हैरी की तरफ देखकर आंख मारी। प्रवेश हॉल में भी विद्यार्थियों का जमघट लगा हुआ था। सभी 8 बजने का इंतजार कर रहे थे, जब बड़े हॉल का दरवाजा खुलने वाला था। जिन लोगों के डांस पार्टनर दूसरे हाउस के थे वे भीड़ के किनारे पर खड़े होकर एक दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे थे। पार्वती को उसकी बहन पद्मा मिल गई और वह उसे हैरी और रॉन के पास ले आई। हाय, पद्मा ने कहा। वह भी अपने नीले दुशाले में पार्वती जितनी ही सुंदर लग रही थी। हालांकि वह इस बात से बहुत उत्साहित नहीं दिख रही थी कि उसका पार्टनर रॉन था। उसने अपनी काली आंखों से रॉन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी निगाह रॉन के ड्रेस दुशाले की उधड़ी हुई गर्दन और आस्तीनों पर थोड़ी देर तक रुकी रही। हाय, रॉन ने पद्मा से कहा, लेकिन वो पद्मा की तरफ नहीं बल्कि भीड़ की तरफ देख रहा था। ओ नहीं, उसने अपने घुटने थोड़े मोड़ लिए ताकि वो हैरी के पीछे छिप जाए। उसकी इस अजीबोगरीब हरकत का कारण यह था कि फ्लर डेरेकॉर पास से गुजर रही थी। वह सफेद साटन के दुशाले में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ चीलघात की क्विडिच टीम का कप्तान रॉजर डेविस था। जब वे ओझल हो गए तो रॉन दोबारा सीधा खड़ा हो गया और विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से घूर कर देखने लगा। हरमाइनी कहाँ है? उसने दोबारा पूछा। तभी नागशक्ति के विद्यार्थियों का समूह तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर आया। मेलफॉय सबसे आगे था। उसने ऊंची कॉलर वाला मखमल का काला ड्रेस दुशाला पहन रखा था। हैरी की राय में वह किसी धर्म गुरु जैसा दिख रहा था। पेंसी पाकिस्तान मेलफॉय का हाथ थामे थी। उसने बहुत सारी डोरियों वाला काला दुशाला पहन रखा था। क्रैब और गोयल दोनों ही हरे रंग के दुशाले में थे। वे काई से ढकी चट्टानों जैसे दिख रहे थे और हैरी को यह देखकर खुशी हुई कि वे किसी को पार्टनर बनने के लिए राजी नहीं कर पाए थे। बलूत की लकड़ी का सामने वाला दरवाजा खुल गया। सभी ने मुड़कर देखा। डर्मस्टैंक के विद्यार्थी प्रोफेसर कारकरॉफ के साथ अंदर आ रहे थे। क्रम सबसे आगे चल रहा था और उसके साथ नीले दुशाले में एक सुंदर लड़की थी जिसे हैरी नहीं पहचानता था। उनके सिर के ऊपर से हैरी ने देखा महल के सामने वाले लॉन को एक तरह की गुफा में बदल दिया गया था जिसमें परी रोशनियां हो रही थीं। इसका मतलब यह था कि वहां पर सैकड़ों असली परियां जादू से बनी गुलाब की झाड़ियों में बैठी हुई थीं। ये परियां फादर क्रिसमस और उनके रेनडियर की मूर्तियों के आसपास उड़ रही थीं। फिर प्रोफेसर मैकगोनिकल की आवाज सुनाई दी। चैंपियन यहाँ आए। पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी चूड़ियां ठीक की। फिर उसने और हैरी ने रॉन और पद्मा से कहा, 1 मिनट में मिलते हैं। यह कहकर वे आगे चल दिए। बातें करने वाले विद्यार्थियों की भीड़ ने हटकर उन्हें अपने बीच से जाने का रास्ता दिया। प्रोफेसर मैकगोनिगल लाल चौकड़ी का ड्रेस दुशाला पहनी हुई थी और उन्होंने अपने हैट के किनारे के चारों तरफ भटकटाए की थोड़ी बदसूरत माला बनाई थी। उन्होंने उनसे कहा कि बाकी विद्यार्थियों के अंदर जाते समय वे दरवाजे की तरफ खड़े होकर इंतजार करें। बाकी विद्यार्थियों के अंदर बैठ जाने के बाद ही चैंपियनों को अंदर जाना था। फ्लर डेलोकोर और रॉजर डेविस दरवाजे के सबसे पास खड़े हो गए।
फ्लर का पार्टनर बनने की खुशकिस्मती पर डेविस इतना हैरान था कि वो उसके चेहरे से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। सेड्रिक और चो भी हैरी के पास ही खड़े थे, लेकिन हैरी दूसरी तरफ देखने लगा क्योंकि वह उनसे बात नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने क्रम के पास वाली लड़की को गौर से देखा। उसका मुंह खुला रह गया। वह हरमाइनी थी, लेकिन वो हरमाइनी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसने अपने बालों का कुछ किया था। अब ये उलझे या बिखरे हुए नहीं, बल्कि चिकने और चमकदार थे। यही नहीं, उसने अपने सिर के पीछे बालों का जूड़ा बना लिया था। वह नीले दुशाले पहनी थी और उसकी चाल भी अलग लग रही थी। या शायद वो इसलिए अलग लग रही थी क्योंकि उसकी पीठ पर 20 किताबों का बोझ नहीं लदा था, जो आमतौर पर रहता था। वह मुस्कुरा भी रही थी, शायद थोड़ी शर्मा भी रही थी, लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा था कि उसके सामने वाले दांत छोटे हो गए थे। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि वह उसे पहले क्यों नहीं पहचान पाया। हाय हैरी, हरमाइनी ने कहा। हाय पार्वती। पार्वती बेहद अविश्वास से हरमाइनी को घूरे जा रही थी। ऐसा करने वाली वह अकेली नहीं थी। जब बड़े हॉल का दरवाजा खुला तो लाइब्रेरी में मंडराने वाली क्रम की चहेतियां पास से गुजरी और हरमाइनी को बेहद नफरत से घूरती रहीं। पेंसी पार्किंसन जब मेलफॉय के साथ पास से निकली तो उसने हरमाइनी की तरफ आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन वह भी उसे ताना मारने के लिए कोई बात नहीं सोच पाई। बहरहाल रॉन हरमाइनी की तरफ देखे बिना उसके पास से गुजर गया। जब बाकी सभी लोग हॉल में बैठ गए तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने चैंपियनों और उनके पार्टनरों से जोड़ियां बनाकर अपने पीछे आने को कहा। चैंपियनों के अंदर आने पर बड़े हॉल में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। चैंपियन हॉल के ऊपर बने मंच की बड़ी गोल टेबल की तरफ जाने लगे, जहां निर्णायक बैठे हुए थे। हॉल की दीवारें चमकदार सफेद तुषार से ढकी थी। तारों से भरी काली छत पर मिसलटो और आईवी की सैकड़ों मालाएं थीं। हाउसों की टेबलें गायब हो चुकी थी। उनकी जगह पर लगभग 100 छोटी छोटी टेबलें लगा दी गई थीं। इन टेबलों पर लालटेनों की रोशनी हो रही थी और हर टेबल पर लगभग 12 लोग बैठ सकते थे। हैरी का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि वह गिर न जाए। पार्वती को बहुत मजा आ रहा था। वो सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हैरी को इतनी कसकर खींच रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई कुत्ता हो जिसे पार्वती घुमा रही थी। जब हैरी ऊपर वाली टेबल के पास पहुंचा तो उसे रॉन और पद्मा की झलक दिखाई दी। रॉन आंखें सिकोड़कर हरमाइनी को पास से गुजरते हुए देख रहा था। पद्मा चिड़चिड़ी लग रही थी। जब सभी चैंपियन ऊपर वाली टेबल के पास आए तो डंबलडोर खुशी से मुस्कुराए, लेकिन जब कार्करॉफ ने क्रम और हरमाइनी को पास आते देखा तो उनके चेहरे पर भी रॉन जैसा ही भाव आ गया। लूडो बैगमैन आज रात को चमकीला बैगनी दुशाला पहने थे, जिस पर बड़े बड़े पीले सितारे कड़े थे। वे भी विद्यार्थियों जितने उत्साह से तालियां बजा रहे थे। मैडम मैक्सिम हमेशा की तरह काले साटन के बजाय आज हल्के पीले रेशम का लहराता गाउन पहनी थी। वे धीरे धीरे तालियां बजा रही थी, लेकिन हैरी को अचानक एहसास हुआ कि आज वहां पर मिस्टर क्राउच नहीं थे। टेबल की 5वीं कुर्सी पर पर्सी वीजली बैठा हुआ था। जब चैंपियन और उनके पार्टनर टेबल के पास पहुंचे तो पर्सी ने अपने पास रखी खाली कुर्सी बाहर खींची और हैरी की तरफ घूर कर देखा। हैरी उसका इशारा समझ गया और पर्सी के पास बैठ गया, जो बिल्कुल नए नेवी ब्लू ड्रेस दुशाले पहने था और उसके चेहरे पर गर्व का स्पष्ट भाव था। इससे पहले कि हैरी उससे कुछ पूछ पाता, पर्सी ने खुद ही बोल दिया, मेरा प्रमोशन हो गया है। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्रह्मांड का शहंशाह चुन लिया गया हो। मैं अब मिस्टर क्राउच का पर्सनल असिस्टेंट बन गया हूँ और मैं यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। वे क्यों नहीं आए? हैरी ने पूछा। वह यह नहीं चाहता था कि पूरे डिनर के दौरान उसे कढ़ाई की तली का भाषण सुनना पड़े। मिस्टर क्राउच की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद से उनकी हालत खराब है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। उनकी उम्र ढल रही है। वे अब पहले जितने युवा नहीं है। हालांकि उनकी बुद्धि अब भी उतनी ही तेज है और उनका दिमाग पहले जितना ही पैना है, लेकिन क्विडिच वर्ल्ड कप पूरे मंत्रालय के लिए बहुत बुरा हादसा था। इसके अलावा मिस्टर क्राउच को अपनी घरेलू जिन की हरकत से भी भारी सदमा लगा था, जिसका नाम ब्लिंकी या चाहे कुछ भी हो। जाहिर है उन्होंने इसके बाद उसे तुरंत अपने घर से निकाल दिया। लेकिन देखो, जैसा मैंने कहा, उनकी उम्र ढल रही है। अब उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है और मुझे लगता है कि घरेलू जिन के जाने के बाद से उनके घरेलू आराम में काफी कमी हुई है। इसके अलावा हमें यह टूर्नामेंट आयोजित करना पड़ा और वर्ल्ड कप की बात की समस्याओं से भी निपटना पड़ा। वह दुष्ट स्कीटर औरत हर समय आस पास ही मंडराती रहती है। नहीं, मिस्टर क्राउच तो क्रिसमस पर अपने घर पर आराम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अपनी जगह पर मुझे यहाँ भेज दिया। हैरी को यह पूछने का बहुत मन हो रहा था कि क्या मिस्टर क्राउच ने पर्सी को अब वेदर भी कहना छोड़ दिया है, लेकिन उसने यह बात मन ही मन दबा ली। चमकती सुनहरी प्लेटों पर खाने पीने का सामान अभी तक नहीं आया था, लेकिन उनमें से हर एक के सामने छोटे मेन्यू कार्ड रखे हुए थे। हैरी ने अनिश्चितता से अपने सामने रखा मेन्यू कार्ड उठाया और चारों तरफ देखा। आसपास कोई वेटर नहीं दिख रहा था।
बहरहाल डंबलडोर ने बहुत ध्यान से अपने मेनू कार्ड को देखा और फिर अपनी प्लेट से बहुत स्पष्टता से बोले, पोर्क चॉप्स। तत्काल उनकी प्लेट में पोर्क चॉप्स आ गए। यह देखकर टेबल के बाकी लोग भी अपनी प्लेटों को ऑर्डर देने लगे। हैरी ने यह देखने के लिए हरमाइनी पर निगाह डाली कि वो डिनर के इस नए और थोड़े जटिल तरीके के बारे में क्या सोच रही होगी। निश्चित रूप से इसकी वजह से घरेलू जिन्नों का काम और बढ़ गया होगा। बहरहाल इस समय हरमाइनी को SPEW के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। वो तो विक्टर क्रम के साथ गहरी चर्चा में डूबी हुई थी और उसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं कि वह क्या खा पी रही है। हैरी को अचानक यह एहसास हुआ कि उसने वास्तव में क्रम को पहले कभी बातें करते नहीं देखा था, लेकिन इस समय वो काफी बातें कर रहा था और बड़े ही उत्साह से कर रहा था। हाँ, हमारे यहाँ भी एक महल है। मुझे लगता है कि हॉगवर्ट्स जितना बड़ा नहीं है और इतना आरामदेह भी नहीं है, उसने हरमाइनी को बताया। हमारे यहाँ सिर्फ 4 मंजिलें हैं और आग सिर्फ जादुई काम के लिए जलाई जाती है। लेकिन हमारे मैदान यहाँ से ज्यादा बड़े हैं। ठंड में हमारे यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम रहती है, इसलिए हम धूप का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन गर्मियों में हम हर दिन अपनी झाड़ू पर सवार होकर झीलों और पहाड़ों के ऊपर उड़ते हैं। अरे अरे विक्टर, कारक्रॉफ्ट ने हंसते हुए कहा, हालांकि उनकी आंखें हमेशा की तरह ही कठोर थीं। आगे कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी सुंदर दोस्त को यह पता चल जाएगा कि हम कहाँ रहते हैं। डंबलडोर मुस्कुराए और उनकी आंखों में चमक आ गई। कारक्रॉफ्ट, ये गोपनीयता क्यों? तुम यह क्यों चाहते हो कि किसी को पता न चल जाए? डंबलडोर, कारक्रॉफ्ट ने अपने पूरे के पूरे दांत निपोड़ते हुए कहा, हम सब अपने अपने इलाकों के पहरेदार हैं, है ना? क्या हम उन ज्ञान के महलों की पहरेदारी नहीं करते हैं जिन्हें हमारे सुपुर्द किया गया है? क्या हमें इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें ही अपने स्कूल के सभी रहस्य मालूम है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए? ओह, मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुझे हॉगवर्ट्स के सभी रहस्य मालूम है, कारकरॉफ, डंबलडोर ने कहा। उदाहरण के लिए आज सुबह ही मैं बाथरूम जा रहा था। मैं एक गलत मोड़ पर मुड़ गया और मैंने खुद को एक बहुत शानदार कमरे के सामने पाया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस कमरे में बहुत ही शानदार चैम्बर पॉट्स लगे थे। जब मैं ज्यादा ध्यान से जांच करने के लिए बाद में वहां गया तो मैंने पाया कि वो कमरा गायब हो चुका था। लेकिन मुझे उस पर नजर रखनी होगी। शायद यह कमरा सिर्फ 5:30 बजे ही नजर आता होगा, या शायद वो सिर्फ तभी दिखता होगा जब चतुर्थी हो, या तभी दिखता होगा जब आपके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठ रही हो। हैरी मीट स्टू की प्लेट पर हंसा। पर्सी की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन हैरी कसम खाकर कह सकता था कि डंबलडोर ने उसकी तरफ हल्के से आंख मारी थी। इस दौरान फ्लर डेलाकॉर रोजर डेविस से हॉगवर्ट्स की सजावट की आलोचना कर रही थी। यह तो कुछ भी नहीं है, उसने हिकारत से बड़े हॉल की चमकती दीवारों को देखते हुए कहा। क्रिसमस पर हमारे बाबैटन्स के महल में बर्फ की मूर्तियां डाइनिंग रूम में चारों तरफ लगी रहती हैं। जाहिर है वे पिघलती नहीं हैं। वे हीरे की विशाल मूर्तियों जैसी लगती हैं। उनके कारण पूरी जगह जगमगा उठती है और खाना तो लाजवाब होता है। खाते समय हम जंगल की परियों के गीत सुनते हैं। हमारे यहाँ हॉल में एक भी बदसूरत शिरस्त्रार नहीं है, और अगर कोई शरारती भूत बाबैटन्स में घुसेगा तो उसे इस तरह भगा दिया जाएगा। उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटका। रोजर डेविस जब उसे बातें करते हुए देख रहा था तो बहुत भौचक्का लग रहा था और उसकी चम्मच उसके मुंह में जाने के बजाय इधर उधर टकरा रही थी। हैरी ने सोचा कि शायद डेविस फ्लर को एकटक निहारने में इतना व्यस्त होगा कि उसने उसका कहा एक शब्द भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल ठीक कहा, उसने जल्दी से कहा और फ्लर की देखा देखी अपना हाथ भी टेबल पर मारा। इस तरह, हाँ। हैरी ने हॉल में चारों तरफ देखा। हैग्रिड स्टाफ की दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था। उसने आज फिर अपना बालों वाला भयंकर भूरा सूट पहन रखा था और वो ऊपर वाली टेबल की तरफ निहार रहा था। हैरी ने देखा कि उसने हाथ हिलाकर हल्के से मैडम मैक्सिम को इशारा किया। हैरी ने पलटकर देखा कि मैडम मैक्सिम ने भी अपना हाथ हिलाया और मोमबत्ती की रोशनी में उनके दूधिया रत्न चमक रहे थे। हरमाइनी अब क्रम को अपने नाम का सही उच्चारण सिखा रही थी। वो उसे बार बार हरमियोन पुकार रहा था। हरमाइनी, हरमाइनी ने धीरे धीरे और स्पष्टता से कहा। हरमाइनी। अब थोड़े करीब आए, हरमाइनी बोली और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। खाना खत्म होने के बाद डंबलडोर उठकर खड़े हुए और उन्होंने विद्यार्थियों से भी खड़े होने को कहा। फिर उन्होंने अपनी छड़ी हिलाई। टेबलें जाकर दीवार से टिक गईं और फर्श खाली हो गया। इसके बाद उन्होंने छड़ी हिलाकर दाहिनी तरफ की दीवार के पास एक ऊंचा मंच प्रकट कर दिया। इस मंच पर ड्रम, कई गिटार, एक वीणा, एक सेलो और कुछ बैकपाइप रखे हुए थे। इसके बाद वियर्ड सिस्टर्स मंच पर आ गईं और विद्यार्थियों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वियर्ड सिस्टर्स अपने बालों से भरे शरीर पर काले दुशाले पहने थीं, जो कलात्मक रूप से जगह जगह से फटे हुए थे। उन्होंने अपने वाद्य यंत्र उठाए।
हैरी उन्हें देखने में इतना मशगूल था कि वह यह भूल ही गया था कि इसके बाद क्या होने वाला है। अचानक उसे एहसास हुआ कि टेबलों की लालटेनें बुझ गईं और बाकी चैंपियन तथा उनके पार्टनर उठकर खड़े हो गए थे। पार्वती गुस्से से फुसफुसा कर बोली, चलो हमें डांस करना है। खड़े होते समय हैरी अपने ड्रेस दुशाले में उलझ गया। वियर्ड सिस्टर ने एक धीमी और दुख भरी धुन छेड़ी। हैरी रोशनी भरे डांस फ्लोर पर आ गया। वह इस बात का बहुत ध्यान रख रहा था कि वह किसी से नजर न मिलाए। उसने सीमस और डीन को अपनी तरफ हाथ हिलाते और दांत दिखाते हुए देखा। अगले ही पल पार्वती ने उसके हाथ खींचकर एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। हैरी ने अपनी जगह पर धीरे धीरे घूमते हुए सोचा, यह डांस उतना बुरा नहीं था जितनी उसे आशंका थी, क्योंकि पार्वती उसे घुमा रही थी। हैरी ने दर्शकों के सिर के ऊपर की खाली जगह पर अपनी आंखें टिका रखी थी। जल्दी ही कई और लोग भी डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगे, इसलिए अब सबका ध्यान सिर्फ चैंपियनों पर ही केंद्रित नहीं रहा। नेविल और जिनी पास में ही नाच रहे थे। हैरी को दिख रहा था कि जिनी बार बार उछल रही थी, क्योंकि नेविल उसके पैरों पर चढ़ जाता था। उधर डंबलडोर मैडम मैक्सिम के साथ नाच रहे थे। उनकी लंबाई मैडम मैक्सिम से इतनी कम थी कि उनकी नुकीली हैट मैडम मैक्सिम की ठुड्डी तक आ रही थी। बहरहाल इतनी लंबी होने के बावजूद वे काफी अच्छी तरह से नाच रही थी। बावरिन एंड मूडी प्रोफेसर सिनिस्ट्रा के साथ भयंकर तरीके से नाच रहे थे। प्रोफेसर सिनिस्ट्रा उनके लकड़ी के पैर से घबरा रही थी। तुम्हारे मोजे कमाल के हैं पॉटर, मूडी ने उसके पास से गुजरते हुए कहा। हैरी समझ गया कि उनकी जादुई आंख दुशाले के पार भी देख लेती हैं। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ, इन्हें डॉबी नाम के घरेलू जिन ने मेरे लिए बुना है। जब मूडी वहां से ठक ठक करते हुए चले गए तो पार्वती धीरे से फुसफुसाई, वे कितने डरावने हैं, उनकी जादुई आंख को तो जब्त कर लेना चाहिए। जब हैरी ने बाइक पाइप की आखिरी कांपती हुई धुन सुनी तो उसने राहत की सांस ली। वियर्ड सिस्टर्स का गाना खत्म हो गया और एक बार फिर हॉल में तालियां गूंजने लगी। हैरी ने पार्वती को तत्काल छोड़ दिया और बोला, हम थोड़ी देर बैठ लें। ओह, लेकिन यह वाला गाना तो बहुत बढ़िया है, पार्वती ने कहा जब वियर्ड सिस्टर ने एक नया गीत छेड़ दिया जिसकी धुन ज्यादा तेज थी। नहीं, मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है, हैरी ने झूठ बोल दिया और पार्वती को डांस फ्लोर से दूर ले गया। रास्ते में वे फ्रेड और एंजेलिना के पास से गुजरे, जो इतने उत्साह से नाच रहे थे कि उनके आसपास खड़े विद्यार्थी चोट लगने के डर से पीछे हट रहे थे। फिर वो पार्वती को उस टेबल पर ले गया जहां रॉन और पद्मा बैठे हुए थे। कैसा चल रहा है, हैरी ने बैठते हुए और बटरबियर की बोतल खोलते हुए रॉन से पूछा। रॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हरमाइनी और क्रम को गुस्से से देख रहा था, जो पास ही नाच रहे थे। पद्मा ने अपने हाथ पैर अपने सामने बांध रखे थे। वह अपने पैर से संगीत की धुन पर ताल दे रही थी। वह रह रहकर रॉन की तरफ नाराजगी से देखती जा रही थी, क्योंकि रॉन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। पार्वती हैरी की दूसरी तरफ बैठ गई। उसने भी अपने हाथ पैर सामने बांध लिए। कुछ मिनट बाद बर्बेटन्स के एक लड़के ने उससे अपने साथ नाचने का अनुरोध किया। पार्वती ने पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है हैरी? क्या? हैरी ने कहा, जो उस समय चो और सेड्रिक को देख रहा था। कुछ नहीं, पार्वती ने गुस्से से कहा और बर्बेटन्स के लड़के के साथ चली गई। गाना खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटी। हरमाइनी वहां आई और आकर पार्वती की खाली की हुई कुर्सी पर बैठ गई। नाचने के कारण उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया था। हाय, हैरी ने कहा। रॉन कुछ नहीं बोला। काफी गर्मी है ना? हरमाइनी ने अपने हाथ से अपने चेहरे पर हवा करते हुए कहा। विक्टर ड्रिंक्स लेने गया है। रॉन ने उसे गुस्से से घूरा। विक्टर? वो बोला, क्या उसने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम उसे विकी कहकर बुलाओ? हरमाइनी उसे हैरानी से घूरने लगी। उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? रॉन ने जहर बुझी आवाज में कहा, अगर तुम यह खुद नहीं समझ सकती तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। हरमाइनी ने उसे घूर कर देखा, फिर उसने हैरी की तरफ देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए। रॉन, आखिर क्या? रॉन ने थूक उड़ाते हुए कहा, वह डम स्ट्रेंग्थ का है। वह हैरी के खिलाफ मुकाबला कर रहा है, हॉगवर्ट्स के खिलाफ। तुम रॉन स्पष्ट रूप से ऐसे शब्दों की तलाश कर रहा था जो इतने दमदार हो कि हरमाइनी के अपराध का सटीक वर्णन करे। दुश्मन के साथ मेल जोल बढ़ा रही हो, तुम यही कर रही हो। हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। हरमाइनी एक पल बाद बोली, बेवकूफों जैसी बात मत करो रॉन। दुश्मन? अच्छा, वो कौन था जो उसके आने पर इतना रोमांचित था? वो कौन था जो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था? वो कौन है जिसके कमरे में उसका मॉडल रखा है? रॉन ने इस बात को अनसुना कर दिया। मुझे लगता है कि उसने लाइब्रेरी में तुमसे अपने साथ डांस करने का आग्रह किया होगा। हाँ, हरमाइनी के गाल और भी गुलाबी हो गए। उससे क्या? कहीं तुम उसे स्प्यू में शामिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। अगर तुम सचमुच जानना ही चाहते हो तो सुनो,
उसने उसने कहा कि वो हर दिन लाइब्रेरी इसलिए आता था क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हरमाइनी ने यह बात बहुत जल्दी जल्दी कही। इसके बाद वो इतनी बुरी तरह शर्मा गई कि उसके चेहरे का रंग पार्वती के दुशाले जैसा हो गया। अच्छा, लेकिन यह मनगढ़ंत बात है, रॉन ने कटुता से कहा। और इसका क्या मतलब है? स्पष्ट है ना? वह कारक्रॉफ्ट का विद्यार्थी है ना? वो जानता है कि तुम हैरी के साथ रहती हो। वह सिर्फ हैरी के करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके इतने करीब आने की कोशिश कर रहा है कि वो उस पर जादू कर सके। हरमाइनी ने उसे इस तरह देखा जैसे रॉन ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। जब वह बोली तो उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि उसने हैरी के बारे में मुझसे एक भी बात नहीं पूछी है, एक भी नहीं। रॉन ने फौरन अपनी दिशा बदल ली। तब तो वो यह उम्मीद कर रहा होगा कि तुम अंडे का मतलब समझने में उसकी मदद कर दो। मुझे लगता है कि तुम दोनों आरामदेह लाइब्रेरी में अपने सिर सटाकर उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे होगे। मैं उस अंडे की गुत्थी को सुलझाने में उसकी कभी मदद नहीं करूंगी, हरमाइनी गुस्से में बोली। कभी नहीं? तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं चाहती हूँ कि हैरी टूर्नामेंट जीते। हैरी ये बात जानता है ना हैरी? रॉन ने व्यंग से कहा। लेकिन तुम्हारा व्यवहार तो कुछ और ही दिखा रहा है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद विदेशी जादूगरों से जान पहचान बढ़ाना और उनसे दोस्ती करना है। नहीं, इसका मकसद यह नहीं है, रॉन चिल्लाया। इसका मकसद जीतना है। बहुत से विद्यार्थी उनकी तरफ घूर कर देखने लगे। रॉन, हैरी धीरे से बोला, अगर हरमाइनी क्रम से दोस्ती करती है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉन ने हैरी की बात को भी अनसुना कर दिया। रॉन बोला, तुम जाकर अपने विक्की को क्यों नहीं खोजती, वरना वो परेशान हो जाएगा कि तुम जाने कहाँ चली गई। उसे विक्की मत बोलो। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और तेजी से डांस फ्लोर के पार जाकर भीड़ में ओझल हो गई। रॉन गुस्से और संतुष्टि के मिले जुले भाव से उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पद्मा ने उससे पूछा, तुम मेरे साथ डांस करने चल रहे हो या नहीं? नहीं, रॉन बोला। वह अब भी हरमाइनी को गुस्से से घूर रहा था। ठीक है, पद्मा बोली। वो एक झटके से उठकर पार्वती और बटन्स वाले लड़के के पास चली गई। उस लड़के ने अपने एक दोस्त को वहां इतनी जल्दी बुलाया कि हैरी कसम खाकर कह सकता था कि उसने जरूर आवाहन मंत्र का इस्तेमाल करके ऐसा किया होगा। हरमाइनी कहाँ है? एक आवाज आई। क्रम बटरबियर की 2 बोतलें लेकर उनकी टेबल के पास आ गया था। क्या पता, रॉन ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। वह खो गई है ना? क्रम एक बार फिर चिड़चिड़ा दिखने लगा। अगर वह दिखे तो उसे बता देना कि मैंने ड्रिंक्स ले लिया है, उसने कहा और लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। विक्टर क्रम के साथ दोस्ती कर ली रॉन? पर्सी अपने दोनों हाथ मलते हुए और बहुत आडंबरपूर्ण दिखते हुए उनके पास आ गया। बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है यही तो इस टूर्नामेंट का मकसद है, अंतरराष्ट्रीय जादुई सौहार्द। हैरी को यह देखकर चिढ़ हुई कि पर्सी पद्मा की खाली जगह पर बैठ गया। ऊपर वाली टेबल अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। प्रोफेसर डंबलडोर प्रोफेसर स्प्राउट के साथ नाच रहे थे। लूडो बैगमैन प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ नाच रहे थे। मैडम मैक्सिम और हैग्रिड डांस फ्लोर पर काफी जगह लेते हुए नाच रहे थे और उनके कारण विद्यार्थियों को इधर उधर हटना पड़ रहा था। कारकरॉफ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अगला गाना खत्म होने पर सभी ने एक साथ फिर से तालियां बजाई। हैरी ने देखा कि लूडो बैगमैन ने प्रोफेसर मैगोनिकल का हाथ चूमा और भीड़ के बीच से होते हुए निकलने लगे। उसी समय फ्रेड और जॉर्ज बैगमैन के पास आ गए। यह दोनों मंत्रालय के एक वरिष्ठ सदस्य को इस तरह से क्यों रोक रहे हैं? पर्सी ने फ्रेड और जॉर्ज को संदेह से देखते हुए कहा। कोई मर्यादा तो रह ही नहीं गई है। लूडो बैगमैन ने फ्रेड और जॉर्ज से काफी जल्दी पीछा छुड़ा लिया। हैरी को देखकर बैगमैन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और उसकी टेबल के पास आ गए। पर्सी ने तत्काल कहा, मिस्टर बैगमैन, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे। क्या? ओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बैगमैन ने कहा। नहीं, वे तो बस मुझसे अपनी नकली जादुई छड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। वे उन्हें बिकवाने के बारे में मुझसे मदद मांग रहे थे। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें जोको की जोक शॉप में अपने 2 संपर्क सूत्रों से मिलवा दूंगा। पर्सी यह सुनकर जरा भी खुश नहीं हुआ। हैरी इस बात पर शर्त लगाने के लिए तैयार था कि वह घर पहुंचते ही यह खबर मिसेस वीजली को फौरन सुनाएगा। अगर फ्रेड और जॉर्ज अपना बनाया सामान जनता को बेचना चाहते थे तो यह स्पष्ट था कि उनकी योजनाएं अब ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गई थीं। बैगमैन ने हैरी से कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पर्सी ने बीच में ही दूसरा विषय छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मिस्टर बैगमैन, टूर्नामेंट कैसा चल रहा है? हमारा विभाग तो काफी संतुष्ट है। जाहिर है आपके प्याले के साथ हुई दिक्कत काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसने हैरी की तरफ नजर डाली। लेकिन इसके बाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ओह हाँ, मिस्टर बैगमैन ने खुशी से कहा। यह बहुत मजेदार है। बाटी कैसा है? अफसोस कि वह यहाँ नहीं आ पाया। ओह, मुझे यकीन है कि मिस्टर क्राउच जल्द ही ठीक हो जाएंगे, पर्सी ने महत्वपूर्ण दिखते हुए कहा। लेकिन इस दौरान मैं उनका भार उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जाहिर है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ डांस पार्टियों में भाग लेने तक ही सीमित नहीं है।
वह गर्व से हंसते हुए बोला, ओह नहीं, मुझे उनकी अनुपस्थिति में बहुत सारे काम संभालने पड़ते हैं। आपने सुना ही होगा कि अली बशीर हमारे देश में उड़ने वाले गलीचों की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है, और हम ट्रांसिल्वेनिया वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे द्वंद्व युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। नए साल के शुरू में उनके जादुई सौहार्द विभाग के प्रमुख के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। चलो घूमने चलते हैं, रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर कहा। पर्सी से दूर चलो। हैरी और रॉन ने यह नाटक किया जैसे वे ड्रिंक्स लेने जा रहे हों। वे टेबल से उठकर डांस फ्लोर के किनारे किनारे होते हुए प्रवेश हॉल में पहुंच गए। सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था। जब वे सीढ़ियों से उतरे तो उन्होंने देखा कि गुलाबों के बीच में फड़फड़ाती हुई परी रोशनियां चमक रही थीं। चारों तरफ झाड़ियां, सजे हुए घुमावदार रास्ते और पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। हैरी को पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, जो किसी फव्वारे जैसी लग रही थी। यहाँ वहाँ लोग नक्काशीदार बेंचों पर बैठे हुए थे। वह और रॉन गुलाब की झाड़ियों के बीच वाले एक घुमावदार रास्ते पर चल दिए, लेकिन अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें एक अप्रिय परिचित आवाज सुनाई दी। चिंता की क्या बात है इगोर? सिविलियस, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि यह नहीं हो रहा है। कॉलक्रॉफ्ट की आवाज तनाव भरी और धीमी थी। ऐसा लगता है कि वे ये नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी बात सुन ले। यह कई महीनों से लगातार साफ होता जा रहा है। मैं सचमुच चिंतित हूँ। तो फिर भाग जाओ, स्नेप ने सपाट अंदाज में कहा। भाग जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से बहाना बना दूंगा। बहरहाल मैं तो हॉगवर्ट्स में ही रहूंगा। स्नेप और कारक्रॉफ्ट मोड़ पर मुड़कर सामने आ गए। स्नेप की छड़ी बाहर थी और विस्फोट करके गुलाब की झाड़ियों को दूर हटा रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही बुरा भाव था। कई झाड़ियों से चीखों की आवाजें सुनाई दी और स्याह आकृतियां बाहर निकली। फॉसेट, मेहनत कश के 10 पॉइंट कम किए जाते हैं, स्नेप घुर्राए जब एक लड़की उनके पास से भागती हुई गई। और स्टेबिंस, चील घात के भी 10 पॉइंट कम किए जाते हैं, जब एक लड़का उस लड़की के पीछे पीछे भागा। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने हैरी और रॉन को देखते हुए कहा। हैरी ने देखा कि कारक्रॉफ्ट उन्हें वहां खड़े देखकर थोड़े परेशान हो गए थे। घबराहट में उनका हाथ अपनी बकरा दाढ़ी की तरफ गया और वे उसे अपनी उंगली में लपेटने लगे। हम टहल रहे थे, रॉन ने स्नेप से कहा। यह तो कानून के खिलाफ नहीं है। तो फिर टहलते रहो, स्नेप गुर्राए और उनके पास से धड़धड़ाते हुए गुजर गए। उनका लंबा काला चोगा उनके पीछे लहरा रहा था। हैरी और रॉन आगे चलने लगे। रॉन बुदबुदाया, कारक्रॉफ्ट इतने चिंतित क्यों हैं? हैरी ने धीरे से कहा। उनमें और स्नेप में कब से इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि वे एक दूसरे को नाम से बुलाने लगे हैं? वे पत्थर के एक बड़े रेनडियर के पास पहुंच गए, जिसके ऊपर से उन्हें एक ऊंचे फव्वारे की चमकती फुहारें दिखाई दे रही थीं। एक पत्थर की बेंच पर दो विशालकाय लोगों की आकृतियां दिख रही थीं, जो चांदनी रात में पानी के पास बैठे थे। और फिर हैरी को हैग्रिड की आवाज सुनाई दी। जिस पल हमने तुम्हें देखा, हम समझ गए थे, हैग्रिड ने थोड़ी अजीब सी भारी आवाज में कहा। हैरी और रॉन जम गए। यह तो उस तरह का दृश्य नहीं था जिसके बीच में उन्हें पहुंचना चाहिए था। हैरी ने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि पास ही गुलाब की एक झाड़ी में फ्लर डेलुकोर और रॉजर डेविस आधे छिपे खड़े थे। हैरी ने रॉन का कंधा थपथपाया और सिर हिलाकर उनकी तरफ इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि वे आसानी से उस रास्ते से भाग सकते थे और किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लर और डेविस उस समय काफी व्यस्त दिख रहे थे। लेकिन रॉन तो फ्लर को देखते ही दहशत में आ गया। उसने अपना सिर तेजी से हिलाया और हैरी को रेनडियर की छाया में और अंदर खींच लिया। तुम क्या समझ गए थे हैग्रिड? मैडम मैक्सिम ने कहा। उनकी धीमी आवाज में एक स्पष्ट घुरघुराहट थी। हैरी निश्चित रूप से बातचीत नहीं सुनना चाहता था। वह जानता था कि हैग्रिड यह नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति में दूसरे लोग उसकी बातें सुने। निश्चित रूप से वह तो ऐसा कभी नहीं चाहता। अगर संभव होता तो आवाजों को दबाने के लिए वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेता और जोर जोर से गाने लगता, लेकिन इस समय वह ऐसा भी नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान एक बीटल पर केंद्रित करने की कोशिश की, जो पत्थर के रेनडियर की पीठ पर रेंग रही थी। लेकिन बीटल इतनी दिलचस्प नहीं थी कि वो हैग्रिड के अगले शब्द न सुन पाए। हम समझ गए कि तुम भी हमारे जैसी हो। तुम्हारे मम्मी थी या डैडी? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी हैग्रिड। हमारी मम्मी थी, हैग्रिड ने धीरे से कहा। वे ब्रिटेन की शायद सबसे आखिरी पीढ़ी की थी। जाहिर है हमें वे ठीक से याद नहीं है। जब हम 3 साल के थे तो वे घर छोड़कर चली गई थी। उनमें मातृत्व की ज्यादा गहरी भावना नहीं थी। हमें लगता है यह उनकी फितरत में ही नहीं होता है ना? क्या पता उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। हो सकता है वे मर गई हों। मैडम मैक्सिम कुछ नहीं बोली और हैरी ने न चाहते हुए भी अपनी आंखें बीटल पर से हटा ली और रेनडियर के सिंह के ऊपर से देखते हुए उनकी बातें सुनने लगा। हैरी ने पहले कभी हैग्रिड को अपने बचपन की बातें करते नहीं सुना था।
जब वे चली गई तो हमारे डैडी का दिल टूट गया। हमारे डैडी नाटे थे। 6 साल का होने के बाद जब हम उनसे गुस्सा हो जाते थे तो उन्हें उठाकर अलमारी के ऊपर बिठा देते थे। इस पर वे हंसने लगते थे। हैग्रिड की भारी आवाज टूट गई। मैडम मैक्सिम दूधिया फव्वारे को देख रही थी और हैग्रिड की बातें सुन रही थी। डैडी ने हमें पाला, लेकिन हमारे स्कूल में आने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। डंबलडोर ने सचमुच काफी मदद की। वे हमारे प्रति बहुत दयालु थे। हैग्रिड ने रेशम का एक बड़ा रुमाल निकाला और जोर से अपनी नाक साफ की। तो जो भी हो, अब हमने अपने बारे में काफी कुछ बता दिया है। अब तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी में से कौन था? मैडम मैक्सिम अचानक उठकर खड़ी हो गई। वे बोली, काफी ठंडक है। बहरहाल बाहर का मौसम उनकी आवाज इतना ठंडा नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे अब अंदर जाना चाहिए। नहीं, अभी मत जाओ, हैग्रिड ने सूनेपन से कहा। हमने पहले कभी अपने जैसा कोई नहीं देखा है। अपने जैसा क्या? हैग्रिड, साफ साफ बोलो, मैडम मैक्सिम ने बर्फीले स्वर में कहा। हैरी हैग्रिड को बताना चाहता था कि वह इस सवाल का जवाब न दे तो ही अच्छा रहेगा। वह छाया में खड़े होकर अपने दांत भींचता रहा और उम्मीद करता रहा कि हैग्रिड जवाब नहीं देगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हैग्रिड ने कहा, जाहिर है, एक और अर्ध दानव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम मैक्सिम चीखी। रात के शांत माहौल में उनकी आवाज बम की तरह गूंजी। हैरी ने देखा कि पीछे खड़े फ्लर और रॉजर अपनी गुलाब की झाड़ी से कूदकर बाहर आ गए थे। जिंदगी में मेरा इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ है। अर्ध दानव? मैं? मेरी तो बस हड्डियां बड़ी हैं। वे धड़धड़ाती हुई दूर चली गईं। जब वे गुस्से से झाड़ियों को दूर हटाती हुई गईं, तो उनमें से बहुत सी रंग बिरंगी परियां निकली और हवा में उड़ने लगी। हैग्रिड अब भी बेंच पर बैठकर मैडम मैक्सिम को घूर रहा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसके चेहरे का भाव समझ में नहीं आ रहा था। फिर 1 मिनट बाद उठा और चल दिया, लेकिन वो महल की तरफ नहीं बल्कि अपने केबिन की दिशा में जा रहा था। चलो, हैरी ने रॉन से धीरे से कहा। हम भी चलते हैं। लेकिन रॉन हिला तक नहीं। क्या हुआ? हैरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रॉन ने मुड़कर हैरी को देखा और उसके चेहरे का भाव सचमुच गंभीर था। उसने फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम्हें पता था कि हैग्रिड अर्धदानव है? नहीं, हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? रॉन ने उसे बड़े अजीब अंदाज में देखा। हैरी तत्काल समझ गया कि एक बार फिर वह जादूगरी की दुनिया के बारे में अपना अज्ञान प्रकट कर रहा था। डसली जैसे मगलू परिवार में बड़ा होने के कारण हैरी को बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं था जो जादूगरों को सहज में ही पता होती थी। लेकिन जैसे जैसे वह स्कूल के ऊपर वाली क्लासों में पहुंच रहा था, उसका ज्ञान कम होता जा रहा था। बहरहाल अब वो जान गया कि अगर किसी जादूगर को यह पता चल जाता कि उसका कोई दोस्त दानवी का बेटा है, तो ज्यादातर जादूगर यह नहीं कहते कि उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अंदर चलकर बताता हूँ, रॉन ने धीरे से कहा। चलो। फ्लर और रॉजर डेविस गायब हो चुके थे। शायद वे ज्यादा एकांत वाली झाड़ियों की तलाश में चले गए थे। हैरी और रॉन बड़े हॉल में लौट आए। पार्वती और पद्मा अब दूर वाली टेबल पर बर्बेटन्स के लड़कों से घिरी बैठी थी और हमाइनी एक बार फिर क्रम के साथ डांस कर रही थी। हैरी और रॉन एक टेबल पर बैठ गए जो डांस फ्लोर से काफी दूर थी। तो हैरी ने रॉन से पूछा, दानवों के साथ क्या समस्या है? देखो, वे रॉन को दमदार शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छे नहीं होते, उसने कमजोरी से वाक्य को पूरा करते हुए कहा। किसे परवाह है? हैरी ने कहा। हैग्रिड के साथ तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं जानता हूँ उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन कोई हैरानी नहीं कि उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी, रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं हमेशा सोचता था कि उस पर बचपन में किसी ने फूलन मंत्र का इस्तेमाल कर दिया होगा। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि वो कहीं चिढ़ न जाए, हैरी ने पूछा। लेकिन अगर उसकी माँ दानवी थी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो उसे जानता है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि हैग्रिड खतरनाक नहीं है, रॉन ने धीरे से कहा। लेकिन हैरी, दानव दुष्ट होते हैं, जैसा हैग्रिड ने कहा है। दुष्टता उनकी फितरत में होती है। वे दैत्यों की तरह होते हैं। किसी की जान लेना उन्हें अच्छा लगता है। सभी लोग ये बात जानते हैं। वैसे अब ब्रिटेन में दानव बचे ही नहीं हैं। उन्हें क्या हुआ? उनकी प्रजाति पहले ही खत्म हो रही थी और फिर ऑरस ने बहुत सारे दानवों को मार डाला। हालांकि इस देश के बाहर दानव अब भी रहते हैं, ज्यादातर तो पहाड़ियों में छिप कर रहते हैं। मैं नहीं जानता कि मैडम मैक्सिम किसे धोखा देना चाहती थी, हैरी ने मैडम मैक्सिम को निर्णायकों की टेबल पर अकेला बैठा देखकर कहा, जो बहुत गंभीर दिख रही थी। अगर हैग्रिड अर्धदानव है तो वे निश्चित रूप से होंगी बड़ी हड्डियां। उनसे ज्यादा बड़ी हड्डियां तो सिर्फ डायनासोर की ही होंगी। हैरी और रॉन बाकी डांस पार्टी में कोने में बैठकर दानवों के बारे में बातचीत करते रहे। उन दोनों की ही डांस करने की कोई इच्छा नहीं थी। हैरी ने कोशिश की कि वह जो और सेड्रिक की तरफ न देखे। इससे उसके मन में किसी को लात मारने की प्रबल इच्छा होने लगती थी।
जब वियर्ड सिस्टर्स ने आधी रात को गाना बंद किया तो सभी ने आखिरी बार जोरदार तालियां बजाईं और प्रवेश हॉल की तरफ जाने लगे। कई लोग तो यह इच्छा प्रकट कर रहे थे कि डांस पार्टी और लंबी चलती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन हैरी बिस्तर पर जाने में बहुत खुश था। जहां तक उसका सवाल था, उसकी शाम बहुत मजेदार नहीं गुजरी थी। बाहर प्रवेश हॉल में आकर हैरी और रॉन ने देखा कि क्रम डर्मस्ट्रिंग के जहाज की तरफ लौटने वाला था और हरमाइनी उससे गुड नाइट कह रही थी। हरमाइनी ने रॉन को बहुत ठंडेपन से देखा और बिना कुछ बोले संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हैरी और रॉन उसके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन अभी वे आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे कि तभी हैरी ने सुना कि कोई उसे आवाज लगा रहा था। हाय हैरी। यह सेड्रिक डिगोरी था। हैरी ने देख लिया कि नीचे प्रवेश हॉल में चो सेड्रिक का इंतजार कर रही थी। जब सेड्रिक सीढ़ियों पर भागता हुआ उसकी तरफ आया तो हैरी ने ठंडेपन से कहा, हाँ। सेड्रिक के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह रॉन के सामने बात नहीं करना चाहता था, इसलिए रॉन ने कंधे उचकाए और चिढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुनो, रॉन के जाते ही सेड्रिक ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे ड्रैगन के बारे में बताकर एहसान किया था, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम्हारा सुनहरा अंडा जब खुलता है तो क्या उसमें से चीखने की आवाज सुनाई देती है? हैरी ने कहा, हाँ। तो फिर नहाने जाओ, ठीक है? क्या? नहाने जाओ और अपने अंडे को भी साथ ले जाओ और गर्म पानी में बैठकर सोचो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। हैरी ने उसे घूर कर देखा। सेड्रिक ने कहा, मेरी मानो तो 5वीं मंजिल पर बने प्रीफेक्ट्स के बाथरूम में जाना। बौखलाए बोरिस की मूर्ति के बाई तरफ का चौथा दरवाजा है। पासवर्ड है पाइन फ्रेश। अच्छा, अब चलता हूँ, चो से गुड नाइट कहना है। वो एक बार फिर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर चो के पास जाने लगा। हैरी अकेला ही गुरुद्वार के हॉल की तरफ चल दिया। वो बड़ी अजीब सलाह थी। नहाने से उसे चीखते अंडे की बात कैसे समझ में आएगी? क्या सेड्रिक उसकी टांग खींच रहा था? क्या वो यह चाहता था कि हैरी मूर्ख बन जाए ताकि चो दोनों में तुलना करते हुए सेड्रिक को और ज्यादा पसंद करने लगे? तस्वीर में मोटी औरत और उसकी सहेली सो रही थी। हैरी को चिल्लाकर परी रोशनी कहना पड़ा, तब जाकर उनकी नींद खुली और इससे वे बहुत चिढ़ गईं। जैसे ही वो हॉल में गया, उसने देखा कि रॉन और हरमाइनी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। 10 फुट दूर खड़े होकर वे एक दूसरे पर गरज रहे थे और दोनों का ही चेहरा लाल सुर्ख था। ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो तुम जानते हो कि इसका क्या हल है ना? हरमाइनी चीखी। उसके बाल अब उसके शानदार जूड़े से खुलकर नीचे आ गए थे और उसका चेहरा गुस्से के कारण तना हुआ था। बताओ तो सही, वह क्या है? रॉन ने चिल्ला कर कहा। अगली बार जब डांस पार्टी हो तो किसी और के पूछने से पहले मुझसे पूछ लेना। मुझे अंतिम विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि सबसे पहले पूछना, ठीक है? हरमाइनी मुड़ी और धड़धड़ाती हुई लड़कियों के कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। रॉन ने बगैर आवाज किए इस तरह मुंह बनाया जिस तरह मछली पानी के बाहर निकलने पर बनाती है। रॉन हैरी की तरफ मुड़ा। उसने स्तब्ध दिखते हुए कहा, इससे यह साबित होता है कि वो मेरी बात समझी ही नहीं। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे रॉन की दोस्ती प्यारी थी, इसलिए उसने अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन वह सोच रहा था कि हरमाइनी की बात में ज्यादा दम था।